हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चैप्टर चल रहा था बच्चों सर्कुलर मोशन। तो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर आपने सुन लिए होंगे और उसमें हम डिस्कस करा चुके हैं आपको सेंटीपिटल फोर्स और सेंटीपिटल फोर्स के एग्जाम्पल बताए हैं बच्चों मेरे। मैंने दो एग्जाम्पल बताए थे सेंटीपिटल फोर्स के, मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, और एक दूसरा एग्जाम्पल बताया था मेरे बच्चे क्या, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। वो आप रिवाइज कर रहे हैं उसे, और मैं थर्ड एग्जाम्पल बता रहा हूं मोशन ऑफ द साइक्लिस्ट, साइकिल सवार की गति। और इसके फर्स्ट केस देखिएगा, अनबैंक्ड रोड पर साइकिल सवार चल रहा है, प्लेन रोड पर चल रहा है। जैसे ये फिगर बनाओ, पहले ये दोनों फिगर बनाइए आप, पहले जल्दी से बना लिए। ये रोड है और ये सीधा स्ट्रेट रोड ऐसे आ रहा है, इधर से ऐसे आया है रोड। ये रोड है, साइकिल से आप इस रोड पर सीधे आ रहे हैं, इधर से ऐसे चले आ रहे हैं, सीधे ऐसे चले आ रहे हैं, सीधे इस तरह से। अरे साइकिल चलाइए ना इस रोड पर, ये स्ट्रेट रोड सीधा आ रहा है ऐसे, और ऐसे आप चले हुए चलते आ रहे हो आप साइकिल से, ऐसे स्ट्रेट चले आ रहे हैं ऐसे। और इस रोड पर जैसे ही टर्न लेना है आपको, मोड़नी है साइकिल आपको रोड पर ये टर्न आ गया और आपको साइकिल मोड़नी है, टर्न करना है। भाई आप स्ट्रेट चले गए ऐसे तो बाहर चले गए, रोड से बाहर चले गए ना, तो और रोड पर इस तरह से मोड़ है, तो आपने क्या किया, आप स्ट्रेट आ रहे थे ऐसे सीधे। जब सीधे स्ट्रेट आ रहे थे तो आपका वेट किधर है, डाउनवर्ड, और रोड के द्वारा इस वाले सिस्टम पर साइकिल प्लस साइकिल पर आप बैठे हो, तो रोड के द्वारा इस पर नॉर्मल रिएक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ, और वेट होगा नीचे। तो रोड के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा होगा बाहर की तरफ, वो आपके वेट को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, जब स्ट्रेट आ रही हो सीधे ऐसे। और जैसे ही टर्न आया तो तुरंत टर्न पर क्या करना पड़ता है आपको, साइकिल को सेंटर की तरफ थोड़ा झुकाना पड़ता है, ऐसे झुकाना पड़ेगा। वर्टिकल से चल, पहले तो स्ट्रेट चल रही थी ऐसे, और टर्न जब लिया तो टर्न लेंगे तो वर्टिकल से थोड़ा झुकाना पड़ेगा आपको, ऐसे वर्टिकल से एंगल से झुकाना पड़ेगा। और जैसे ही आपने ऐसे अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ वर्टिकल से ऐसे ही झुकाया साइकिल को, तो आपके स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी मेरे बच्चे, स्लिप होने की टेंडेंसी किधर होगी, बाहर की तरफ। तो इसलिए लिख दिया है स्लाइडिंग टेंडेंसी किधर है, बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो इस रोड के द्वारा साइकिल के टायरों पर, क्योंकि स्लाइड करने की टेंडेंसी बाहर होगी, तो सेंटर की तरफ, इधर की तरफ एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा, क्योंकि बॉडी जिधर स्लाइड करने की टेंडेंसी होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट होता है इधर। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा किधर, इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ। वर्टिकल से जैसे ही आपने सिस्टम को झुकाया, साइकिल को झुकाया, तो इस वाले फिगर को मैंने यहां बना दिया है। पहले तो साइकिल स्ट्रेट थी सीधी, अब आपने वर्टिकल से ऐसे झुका दिया। ऐसे झुका देंगे तो क्या होगा, रोड के द्वारा इस सिस्टम पर नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगी ऊपर की तरफ, ये वाली नॉर्मल रिएक्शन, और इस सिस्टम का वेट किधर होगा, डाउनवर्ड, ये वेट होगा नीचे की तरफ। ध्यान दीजिए भाई, पहले तो आप स्ट्रेट आ रहे थे, ऐसे चले आ रहे थे, और जैसे ही आपने टर्न लिया तो वर्टिकल से ऐसे झुका दिया। वर्टिकल से जैसे ही आप झुकाएंगे साइकिल को, तो रोड और साइकिल के टायरों के बीच एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा, जिधर बॉडी के स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट होगा। क्योंकि साइकिल जैसे आप सीधे चले आ रहे थे ऐसे, और जैसे ही यहां पर झुकाया आपने साइकिल को, तो स्लाइड, अगर ये साइकिल स्लिप होगी तो बाहर की तरफ स्लिप होगी ना मेरे बच्चे, बाहर की तरफ स्लाइड हो, और स्लाइड करने की जिधर टेंडेंसी होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगा। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा किधर, इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ। और जैसे ही आपने वर्टिकल से इसको झुकाया, पहले तो आप स्ट्रेट जा रहे थे और अब आपने क्या किया, वर्टिकल से झुका दिया सिस्टम को, तो वेट किधर होगा, डाउनवर्ड। रोड के द्वारा सिस्टम पर नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड,
और बॉडी के इस साइकिल के स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर होगी, बाहर की तरफ, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, क्योंकि साइकिल के स्लाइड करने की टेंडेंसी बाहर है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। ये वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिखाया है ना मैंने आपको यहाँ पर, एक्चुअल में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर जो साइकिल थी रोड और टायर के बीच में, क्योंकि इस सिस्टम की स्लाइड करने की टेंडेंसी बाहर की तरफ है तो इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। So this normal reaction balance the weight of the system and this force of friction acts toward the center of circular path. So this force of friction will act as the centripetal force needed for circular motion. इस पॉइंट को नोट किया जाए बच्चों, ये फिगर नोट करो पहले तो दोनों। ये रोड है, इधर से साइकिलिस्ट इधर से आ रहा है, सीधा स्ट्रेट आ रहा है, ऐसे स्ट्रेट जब आएगा तो वर्टिकल से, वर्टिकल ऐसे होगा ना, वर्टिकल से झुकाएगा तो है नहीं साइकिल को, जैसे टर्न आया तो उसको वर्टिकल से थोड़ा क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा वर्टिकल से किसी एंगल पर। जैसे पहले सीधा चल रहा था, अब जैसे टर्न आया, ये टर्न पर आया, तुरंत उसने वर्टिकल से ऐसे झुका दिया साइकिल को, वर्टिकल से ऐसे झुका दिया। तो रोड का नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, ऊपर, और इस सिस्टम का जो वेट है, ये सिस्टम साइकिल सवार प्लस साइकिल है ये, तो इस सिस्टम का वेट किधर होगा, डाउनवर्ड। और इस सिस्टम के साइकिल के स्लाइड करने की टेंडेंसी बाहर की तरफ है, तो रोड के टायर और रोड के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा किधर की तरफ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैंने इस वाले फिगर में इधर दिखा दिया है। ये तो साइकिल सवार प्लस साइकिल, साइकिल प्लस साइकिल सवार, वर्टिकल से पहले वर्टिकल जा रहा था ऐसे, सीधा स्ट्रेट था ऐसे, ठीक है ना। तो पहले वेट तो डाउनवर्ड था और रिएक्शन ऊपर थी, जब स्ट्रेट जा रहा था तब ऐसे ऐसे जा रहा था, तो वेट तो किधर होगा, ये वाला वेट यहां पर था डाउनवर्ड, और रिएक्शन ऐसे थी। तो इनिशियली तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है नहीं जब सीधा जा रहा है तब, और जैसे ही टर्न पर आएगा तो वर्टिकल से ऐसे झुकाना पड़ेगा उसे, इस तरह से झुकाना पड़ेगा, और ऐसे झुकाएंगे वर्टिकल से थीटा एंगल पर, वर्टिकल डायरेक्शन ये रही, ये वर्टिकल डायरेक्शन ये वाली, ये वर्टिकल से थीटा एंगल से हमने झुका दिया ऐसे। तो इस वाले फिगर को पेज पर तो मैं ऐसे बनाऊंगा ना, ऐसे, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन है और वर्टिकल से साइकिल को ऐसे झुका दिया, वर्टिकल से पहले वर्टिकल चल रहा था ऐसे, अब वर्टिकल से ऐसे झुका दिया। तो रोड के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन तो ये होगी, और इस सिस्टम का वेट किधर होगा, डाउनवर्ड, ये वाला वेट होगा डाउनवर्ड, इधर की तरफ, नीचे की तरफ ऐसे, और स्लाइड करने की टेंडेंसी बाहर है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा किधर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पर लगेगा सेंटर की तरफ ये, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये बॉडी के वेट को, सिस्टम के वेट को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा, और सिस्टम के स्लाइड करने की टेंडेंसी इधर है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइकिलिस्ट की सर्कुलर मोशन के लिए, क्योंकि सर्किल में घूम रहा है, किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन कराने के लिए उस बॉडी पर सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाने की जरूरत होती है, जिस फोर्स को हम थ्योरेटिकली क्या मान लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर एक्चुअल में फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा फोर्स है ये, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही इस साइक्लिस्ट के लिए क्या प्रोवाइड कराएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक्चुअल फोर्स जो लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्योंकि सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लग रहा है, इसलिए इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को थ्योरेटिकली हम क्या कह देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का बच्चों आगे एक चैप्टर है फ्रिक्शन, उसमें एक रिलेशन पढ़ाऊंगा, F = μ × R, और यहां पर R किसके बराबर है, यहां पर R mg के बराबर है, μ × R। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस जगह पर कितना होगा, μ × R की जगह पर क्या लिखेंगे, ये R किसके बराबर है, mg के बराबर है, ये लिखा है mg। तो यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये होगा। फिर से समझो इस बात को, मैंने फिर से लिखा है क्योंकि रोड पर साइकिलिस्ट के स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर होगी, बाहर की तरफ, तो ये लिख दिया है स्लाइडिंग टेंडेंसी।
रोड और टायर के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगेगा। ये सेंटर है सर्कुलर पाथ का। जैसे ही वर्टिकल से साइकिल को थीटा एंगल से हम जैसे ही झुकाएंगे इसे थीटा एंगल से, वेट तो ये रहा, नॉर्मल रिएक्शन ये रहा, तो यहां पर लिख दिया है द नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस द वेट ऑफ द सिस्टम, सो R इक्वल टू mg एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड एक्ट्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। रोड और टायर के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये वाला, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैंने यहां दिखाया, ये रहा। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड कराएगा? इसकी सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स। साइकिल की सर्कुलर मोशन के लिए क्या प्रोवाइड कराएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट एज द सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ये क्लियर है? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन साइक्लिस्ट inclined by angle theta with the vertical toward the center of the circular path. So tan of theta is equal to f upon r. जरा गौर से देखो, tan theta f upon r क्यों लिखा मैंने यहां पर? देखो, क्योंकि जैसे ही वर्टिकल से साइकिल सवार थीटा एंगल से झुकेगा, तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों। ये क्या चीज है? वेट। और ये क्या चीज है? फोर्स। तो जरा गौर से देखना, ये एंगल थीटा है, तो इस वाले ट्रायंगल को ले लो, इस वाले ट्रायंगल, ये तो R है और ये कितना है? F। ये भी F है, तो ये वाली साइड F और ये कितनी है? R। तो इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू, ये F है ना, ये F, तो ये भी F अपॉन R। क्लियर है ये बात? तो यहां पर वर्टिकल से एंगल tan थीटा इक्वल टू F अपॉन R, और F किसके बराबर है? mv² अपॉन R किसके बराबर है? mg के बराबर है। ये रहा, R बराबर mg। तो यहां पर वर्टिकल से एंगल निकल आएगा tan थीटा बराबर m से m कैंसिल v² अपॉन gr। कितने एंगल से झुकना पड़ेगा? थीटा एंगल से। इन लिमिटिंग केस tan ऑफ थीटा इक्वल टू v² अपॉन gr, तो वेलोसिटी क्या हो? एक लिमिटिंग कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी। यहां पर v क्या चीज है? टर्न करते समय साइक्लिस्ट की स्पीड है, और r क्या है? सर्कुलर पाथ की रेडियस है r। रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर सेफ्टी थीटा, साइकिल सवार स्लिप न करे। अरे भाई, वर्टिकल से झुकने की कोई ना कोई तो लिमिट होगी, कितने एंगल से झुके जिससे वो स्लाइड ना करे। तो लिमिटिंग केस में फॉर सेफ्टी थीटा इज लेस, वेलोसिटी इज लेस। भाई स्लाइड ना करे तो इसका मतलब वर्टिकल से कम एंगल से झुके। ज्यादा एंगल से झुक गया तो क्या होगा? भाई ज्यादा एंगल से झुक गया वर्टिकल से तो साइकिल स्लाइड कर जाएगी, ठीक है कि नहीं? दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा भाई वो। तो फॉर सेफ्टी थीटा इज लेस, वेलोसिटी इज लेस एंड रेडियस इज मोर। साइकिल सवार रोड पर स्लिप ना करे, इसका मतलब उसको वेलोसिटी टर्न करते समय वेलोसिटी कम रखनी होगी, ठीक है नहीं? वर्टिकल से एंगल कम रखे, कम एंगल से झुके, और टर्न जो लेना है ना, बड़ा टर्न लेना है। बड़ा टर्न का मतलब उस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या रखनी है? उसको ज्यादा से ज्यादा रखनी है, ठीक है नहीं? जिससे साइकिल सवार क्या ना करे? स्लाइड ना करे। इन द लिमिटिंग केस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इक्वल टू म्यू इंटू R होता है, मैंने अभी बताया था बच्चों। इन लिमिटिंग केस का मतलब विदाउट स्लाइडिंग, इन द लिमिट का मतलब विदाउट स्लाइडिंग, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F बराबर फॉर्मूला होता है म्यू इंटू R, और यहां पर R किसके बराबर था? mg के बराबर था। और यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर की तरफ काम कर रहा है? सेंटर की तरफ। और सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या चीज है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इक्वल टू mv²/r। तो इस फॉर्मूले में वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी है, जिससे उसे टर्न करना है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का मान तो इस पर डिपेंड करेगा, किस पर? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर। रोड और टायर के बीच जो फ्रिक्शन है वो कितना है? अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा है तो वेलोसिटी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा हो, ज्यादा वेलोसिटी से टर्न कर सकता है। तो एक लिमिटिंग केस होगा ना किसकी? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या चीज? यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन है, ये म्यू उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अगर
रोड स्मूथ हुई, स्मूथ रोड है अगर, तो पता है क्या होगा, म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, और म्यू की वैल्यू कम होगी तो स्लाइड करने की टेंडेंसी, अगर उसने स्पीड बढ़ा दी तो स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़। चिकनी सड़क है और उस पर ज़्यादा स्पीड से तुम टर्न ले रहे हो तो क्या होगा, एक लिमिटिंग स्पीड से ज़्यादा स्पीड, जैसे ही स्पीड बढ़ाई आपने तो तुरंत गाड़ी क्या कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। सो इन द लिमिटिंग केस F इक्वल टू म्यू इंटू एम इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम से ये एम कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया। म्यू इंटू जी और आर को यहाँ ले लो तो म्यू जी आर और वी स्क्वायर, तो वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू रूट म्यू जी आर। तो इसका मतलब वेलोसिटी टर्न करते समय ज्यादा से ज्यादा कितनी हो, रूट म्यू जी आर। अगर इस वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी हो गई तो बॉडी क्या कर जाएगी, साइकिल स्लिप कर जाएगी। तो विदाउट स्लाइडिंग मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट म्यू जी आर, जहां पर म्यू क्या चीज है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू क्या है यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नोट कर लीजिए आप इसको, क्लियर है। सेकंड पॉइंट बता रहा हूं बच्चों, दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं, मोशन ऑफ व्हीकल। सेकंड केस, मोशन ऑफ व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड। कौन सा रोड, ऑन बैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड। रोड तो देखिए सड़क, रोड नहीं देखी, बैंकिंग हो, बैंक्ड रोड कहते हैं। जैसे तुमने देखा हो कहीं पर टर्न है रोड पर घुमाव है, टर्न समझते हो ना, बैंकिंग है। बैंकिंग का मतलब उसको क्या करते हैं, टर्न पर रोड को बैंकिंग देते हैं, मतलब बाहर वाला हिस्सा थोड़ा ऊंचा रखा जाता है सड़क का और अंदर वाला हिस्सा थोड़ा नीचा रखा जाता है। कैसे, जैसे रोड स्ट्रेट है, ऐसे आप कार से आ रहे हो, किससे आ रहे हो, कार से, और यहां पर आगे चल करके कहीं टर्न आ गया, ये वाला, ये टर्न आ गया यहां पर। तो तुमने देखा हो जहां पर टर्न होता है सेंटर इधर है, तो अंदर वाला हिस्सा तो रोड का ये वाला हो गया, अंदर वाला हिस्से का मतलब सेंटर की तरफ जो हिस्सा होता है ना रोड का, सेंटर की तरफ, तो इनर एज और ये आउटर एज। तो तुमने देखा हो बाहर से जो सड़क होती है ना, बाहर से थोड़ी ऊंची बनाते हैं और अंदर से थोड़ी नीची बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं बच्चों, देखो बाहर से रोड को थोड़ा ऊंचा रखा जाता है। जैसे ये आपकी कार है, आपकी कार आ रही है, तो अंदर से तो रोड नीची और बाहर से रोड थोड़ी ऊंची बनाते हैं, उठा के बनाते हैं ऐसे। तो बैंकिंग रखी जाती है किसी एंगल पर। और इस वाले व्हीकल का जो, जैसे ये कार है आपकी, ये वाली, और ये रोड का कौन सा हिस्सा है, बाहर वाला किनारा है। तो बाहर वाला जो किनारा है ना रोड का, बाहर वाला, जैसे ये रोड है तो बाहर वाला हिस्सा तो ये हो गया, अंदर वाला हिस्सा ये हो गया। तो बाहर वाला हिस्सा थोड़ा ऊंचा रखा जाता है, अंदर वाला रोड को ऐसे बनाते हैं, ऐसे इस तरह से बनाएंगे, ऐसे उठी हुई थोड़ी सी, बाहर से थोड़ा ऊंचा कर देते हैं रोड को बाहर से, और अंदर से थोड़ा नीचा कर देते हैं, तो बैंकिंग हो जाएगी उसमें ऐसे। तो जैसे ही टर्न पर कोई व्हीकल पहुंचता है, जैसे कार पहुंची टर्न पर, तो क्या होगा, बाहर का हिस्सा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कार का, पहले तो कार स्ट्रेट आ रही थी ऐसे, और जैसे ही टर्न पर पहुंची तो बाहर वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, बाहर वाला हिस्सा क्या कर जाएगा, ऊपर उठ जाएगा थोड़ा सा। जितनी बाहर वाले किनारे की हाइट है, अंदर वाले किनारे से मान लो ये हाइट h है, और ये रोड की चौड़ाई है, ये वाली, ये चौड़ाई है रोड की, ये वाली, और बाहर वाले हिस्से का अंदर वाले हिस्से से ये हाइट है, ऊपर उठा हुआ रोड है। ये आपका व्हीकल है, तो व्हीकल का वेट किधर होगा, डाउनवर्ड। जरा ध्यान से सुनना, ये क्या चीज है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से बैंकिंग है ये रोड में, कितने एंगल से, हॉरिजॉन्टल से, बाहर वाला हिस्सा कितने एंगल से ऊपर उठा हुआ है, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल से ऊपर उठा हुआ है, ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से, जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये बाहर वाला किनारा। तो बाहर वाली रोड तो पहले ऐसे थी ना, इस तरह से ऐसे, तो जैसे ही टर्न आएगा तुरंत क्या होगा, रोड को बाहर वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और अंदर वाला हिस्सा थोड़ा नीचे कर देंगे। और इस पर कोई व्हीकल पहले सीधे आ रहा था, तो जैसे इस पर व्हीकल आएगा तो व्हीकल ऐसे उठ जाएगा ना, ऐसे इस तरह से। ये व्हीकल है, देखो ये वाला व्हीकल है, ये व्हीकल ऐसे उठ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या चीज है, ये बैंकिंग है, कहां पर, रोड पर, बाहर वाले किनारे की
अंदर वाले किनारे से हाइट h है, तो हॉरिजॉन्टल से ये बाहर वाला किनारा कितने एंगल से ऊपर उठ गया है, ये वो एंगल है। और ये रोड की बाहर वाले हिस्से की हाइट है किसी अंदर वाले हिस्से से, और ये रोड की चौड़ाई है। और व्हीकल जैसे ही यहाँ पर पहुंचा तो व्हीकल का वेट किधर है, डाउनवर्ड। इस रोड के द्वारा इस व्हीकल पर नॉर्मल रिएक्शन होगा। ये जरा ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा, इस रिएक्शन दो के दो रिजल्ट पार्ट कर दो, इस आर के दो रिजल्ट पार्ट कर दो। एक तो हो गया आर कॉस, तो देखो इस व्हीकल का वेट किधर है, नीचे mg, और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा, इस तरह से ऐसे आर, और इस आर का ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकल से ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। तो इस आर के दो कंपोनेंट कर दो, एक तो कंपोनेंट हो जाएगा ये आर कॉस थीटा, जरा गौर से देखना, और एक कंपोनेंट हो जाएगा इस आर का किधर, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ये कौन सा है, आर साइन थीटा, जरा गौर से देखना आप। तो ये वाला कंपोनेंट तो बैलेंस कर लेगा किसको, सिस्टम के वेट को। वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस द वेट ऑफ द सिस्टम, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर साइन थीटा टुवर्ड द सर्कुलर पाथ, towards the circular path. So this component will act as the centripetal force needed for circular motion. ये फिगर और ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा, ये अब बना लीजिएगा, बना लीजिए, ये दोनों फिगर बना लीजिए। ये फिगर और ये फिगर तो एक ही है, तो यहां पर लिख दिया है मैंने, देखो मोशन ऑफ व्हीकल्स ऑन बैंक्ड रोड, हॉरिजॉन्टल से बैंकिंग दी है मैंने कितने एंगल की, थीटा एंगल पर। बाहर वाले हिस्से को, रोड का बाहर वाला हिस्सा अंदर वाले हिस्से से कितना ऊपर उठा दिया है, थीटा एंगल से। बाहर वाला हिस्सा अंदर वाले हिस्से से थीटा एंगल से उठा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही कोई कार या कोई व्हीकल इस बैंक कहां पर, टर्न पर पहुंचेगी, तो उस कार या व्हीकल का बाहर वाला हिस्सा अंदर वाले हिस्से से थोड़ा ऐसे टर्न कर ऊपर उठ जाएगा, ऐसे ऊपर उठ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। वेट तो ये रहा, रोड के द्वारा इस व्हीकल पर नॉर्मल रिएक्शन ये रही, ये वाली नॉर्मल रिएक्शन, ये एंगल थीटा है, एंगल ये भी थीटा होगा, चेक कर लो आसानी से। देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, ठीक है। तो इस आर के दो कंपोनेंट कर दिए, एक तो आर कॉस, ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, आर साइन। वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस ऑफ द सिस्टम एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट acts toward the circular center of circular path. So this component provided centripetal force needed for circular motion. यही लिख दिया है, the vertical component of the normal reaction balance the weight of the system. वर्टिकल कंपोनेंट आर कॉस थीटा बैलेंस कर लेगा वेट को, आर कॉस थीटा तो बैलेंस कर लिया किसको, वेट को। एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आर साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट किधर की तरफ है, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ है, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ है, बोलो। सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन आर साइन थीटा एक्ट्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड फॉर सर्कुलर मोशन। तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। क्लियर हो गई होगी बात। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, आर साइन थीटा को डिवाइड करो आर कॉस थीटा से, तो इससे आर से आर कट गया, तो साइन अपॉन कॉस क्या बचा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी। इस एम से एम कैंसिल, आर से ये आर कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया 10, यहां से क्या बचा वी स्क्वायर अपॉन जी आर, वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। नोट कर लिया बच्चों, कर लीजिएगा। वी क्या चीज है, उस टर्न पर व्हीकल की स्पीड है, और आर क्या चीज है, उस रोड की टर्न पर रेडियस है। क्लियर है बात, ये नोट कर लिया आपने, ये फिगर समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल ठीक। ये रोड की बाहर वाले हिस्से की हाइट है, ऊंचाई है अंदर वाले किनारे से h, और ये रोड की चौड़ाई है, और दिस इज द बैंकिंग ऑफ रोड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल थीटा। थीटा इज बैंकिंग, बैंकिंग एंगल है ये हॉरिजॉन्टल से, ये बाहर वाले किनारे की ऊंचाई है रोड की h हाइट, और ये रोड की चौड़ाई है। आपने देखा हो, ट्रेन देखी है, ट्रेन दो पटरियों पर चलती है, ट्रेन तो जानते हो मेरे बच्चे,
ये रेल, रेल कहते हैं पटरियों को। ट्रेन सीधी स्ट्रेट आ रही है, पटरियां स्ट्रेट है, ट्रेन इस पर चल रही है। और जैसे ही टर्न आया कहीं पर तो क्या होगा, टर्न पर अंदर वाली पटरी को नीचे रखा जाता है, बाहर वाली पटरी थोड़ी सी ऊंची बनाई जाती है। बाहर वाली पटरी ध्यान से देखिएगा, बाहर वाली पटरी थोड़ी ऊंची रखी हमने। कितनी हाइट है? बैंकिंग हॉरिजॉन्टल से थीटा है। ये दोनों रेल के बीच की सेपरेशन है x, ये वाली डिस्टेंस ये। और बाहर वाली जो पटरी है अंदर वाली पटरी से ऊंची रखी है थोड़ी सी, ऐसे। बाहर वाली पटरी पहले तो पैरेलल चल रही है ना दोनों ऐसे, और जैसे ही टर्न आया तो बाहर वाली पटरी को ऊंचा रखना पड़ता है। किससे? अंदर वाली पटरी से। बाहर वाली पटरी अंदर वाली पटरी से कितनी ऊंचाई पर है? ये h हाइट मैंने इस वाले फिगर में दिखाई है यहाँ पर। और जैसे ही ट्रेन इस टर्न पर आएगी तुरंत, तो तुरंत क्या होगा देखो, पूरा का पूरा सिस्टम ट्रेन का बाहर वाला जो किनारा है जैसे यहाँ पर आएगा तुरंत ऊपर उठ जाएगा ऐसे। ट्रेन बाहर वाला किनारा ऐसे ऊपर उठ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका वेट किधर होगा? डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन R, इस R के दो कंपोनेंट, ये एंगल थीटा, ये कंपोनेंट कौन सा है? R cos थीटा, और एक लगा रह गया इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ, कौन सा? R sin थीटा। सिंपल सी बात है। नॉर्मल रिएक्शन, component of normal reaction R cos theta balance the weight of the system, and horizontal component of normal reaction R sin theta toward the center of circular path. So this force will act as the centripetal force needed for circular motion. ये बाहर वाले किनारे की ऊंचाई है और ये रोड की चौड़ाई है या पटरियों के बीच की सेपरेशन है x, और ये बैंकिंग है हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। तो इस फिगर से tan थीटा बराबर h/x और tan थीटा बराबर किसके निकला है? आपका v²/gr के बराबर निकला है। क्लियर है ये बात? कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे। और इससे पहले एक बात और बता चुके हो आप, tan थीटा f/r, और f बराबर क्या बताया था? ध्यान है, μ/r/r, r से r कैंसिल μ। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो? एक और हो गया, where tan theta is equal to mu, where mu is coefficient of friction between tire and road। तो यहां पर मैं एक कॉमन फॉर्मूला लिख सकता हूं बच्चों, जनरल फॉर्मूला, कॉमन एक रिलेशन आ गया आपका, tan of theta is equal to v²/gr is equal to h/x, ये वाला, और is equal to mu। मैक्सिमम वेलोसिटी एट द टर्न v मैक्सिमम, लिमिटिंग केस में क्या होगा? gr को इधर ले लो, √μgr। विदाउट स्लाइडिंग मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल एट द टर्न इज इक्वल टू √μgr, वेयर mu इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। म्यू क्या चीज है यहां पर? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वाला एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आगे बच्चों, उसमें मैं डिटेल बताऊंगा आपको। बच्चों मैं क्रीम सेपरेटर की बात कर रहा हूं। फोर्थ एग्जांपल, सेंटीमीटर फोर्स का क्रीम सेपरेटर। सुनिएगा जरा ध्यान से। क्रीम सेपरेटर आपने देखा होगा, क्रीम सेपरेटर आपने देखा होगा, जैसे मिल्क में क्रीम होती है उसको सेपरेट करना है, कर्ड में घी होता है, दही में घी को सेपरेट करना है, और सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड बबल को सेपरेट करना है। इसका प्रिंसिपल क्या है? ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, सिंपल सी बात है। देयर रिएक्शन एनी फोर्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द वेसल ऑन द मिल्क एंड कर्ड एक्ट्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन। सिंपल सी लाइन लिखी है, द रिएक्शन एनी फोर्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द वेसल ऑन द मिल्क and cream acts as the centripetal force required for the circular motion. The reaction any force of the walls, the reaction any force of the walls of the vessel on the milk and cream, मिल्क के पार्टिकल और क्रीम के पार्टिकल पर किसी फोर्स के द्वारा कोई किसी फोर्स का जो रिएक्शन है वो मिल्क और क्रीम के पार्टिकल के लिए क्या प्रोवाइड करा देगा? सेंटीपिटल फोर्स। तो यही बात लिखी है मैंने बच्चे,
द रिएक्शन एनी फोर्स ऑफ द बॉल ऑफ द वेसल ऑन द मिल्क एंड क्रीम, मिल्क के पार्टिकल और क्रीम के पार्टिकल पर बर्तन की दीवार के द्वारा जो रिएक्शन फोर्स है वो प्रोवाइड कराएगा उसकी सर्कुलर मोशन के लिए, क्या बेटा, सेंटीपिटल फोर्स। सो द ऑब्जेक्ट ऑफ लो डेंसिटी, सो द ऑब्जेक्ट ऑफ लो डेंसिटी, जैसे क्रीम होती है मिल्क में क्रीम के पार्टिकल लो डेंसिटी के हैं, कर्ड में घी के पार्टिकल लो डेंसिटी के हैं, सोडा वाटर में CO2 बबल, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल जो है लो डेंसिटी के है। मूव्स, लो डेंसिटी के जो पार्टिकल है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द लो डेंसिटी मूव्स टुवर्ड्स द एक्सिस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ मोर डेंसिटी मूव्स अवे फ्रॉम द एक्सिस। जो लो डेंसिटी के पार्टिकल हैं जैसे क्रीम मिल्क के अंदर, घी कर्ड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बबल सोडा वाटर के अंदर, किधर घूमते हैं, एक्सिस के पास में। एक्सिस के पास का मतलब यहां पर तो अंदर की तरफ तो आ जाएंगे कौन से, हल्के पार्टिकल, और बाहर की तरफ चले जाएंगे भारी पार्टिकल। और क्रीम के पार्टिकल बाहर आ गई, इनको सेपरेट कर लो, अलग कर लो। ये एग्जाम्पल है किसका बेटा, सेंटीपिटल फोर्स का। फिर से नोट कर लीजिए जाए ये क्रीम सेपरेटर का प्रिंसिपल। द रिएक्शन any force of the wall of the vessel on the milk and the cream acts as the centripetal force required for circular motion. The object of low density moves toward the axis and object of more density move away from the axis. Axis से ज्यादा डेंसिटी वाले तो दूर और हल्के डेंसिटी वाले पास में आ जाएंगे। मैंने फिगर बनाया था, आपने फिगर बना लिया होगा, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फिगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चों बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन ये बच्चे ध्यान नहीं देते इस टॉपिक पर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जरा अंडरलाइन करो सभी बच्चे, और विशेष ध्यान से सुनिएगा आप। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है? द फोर्स which does not really act on a body but simply appears to act to an observer under acceleration is called pseudo और fictitious force बोलते हैं बच्चों। pseudo force बोलते हैं उसको और fictitious force बोलते हैं। पहले समझो इस बात को। the force which does not really act on a body, जो फोर्स किसी बॉडी पर वास्तव में लगता नहीं है, but simply appears to act to an observer under acceleration is called pseudo और fictitious force। जैसे आपने देखा हो, आप बस में बैठे हो ना बस में, तो सिंपल सी बात बोल रहा हूं, pseudo फोर्स और fictitious फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। और pseudo फोर्स और fictitious फोर्स किस समय ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह काम करता है, ये बात की बात है। पहले pseudo फोर्स और fictitious फोर्स होता क्या है, पहले ये समझो। वो वाला फोर्स जो वास्तव में किसी बॉडी पर लगता नहीं है, लेकिन आपने यही लिखा है द फोर्स विच डज नॉट रियली एक्ट ऑन ए बॉडी बट सिंपली अपियर्स, ऐसा महसूस होता है, टू एक्ट टू एन ऑब्जर्वर अंडर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड pseudo और fictitious फोर्स। जैसे आप बस में बैठे हैं, आपने देखा हो, बस देखी है ना, बस में तो बैठे हो, बस सिंपली आप बैठे हैं बस में, बस खड़ी हुई है, तो आप नॉर्मली आप बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की। अचानक से बस चलने लगी, तो बस में क्या है, उस फ्रेम में जिस बस में बैठे हो आप, उसमें पहले तो बस खड़ी है, आप भी रेस्ट पर हो, बस भी रेस्ट पर है, और जैसे ही अचानक से बस चलने लगी तो बस में क्या है, उस फ्रेम में, बस फ्रेम तो आप जिसमें बैठे हो, बस में बैठे हो, तो बस तो एक तरह से आप ऑब्जर्वर हो, तो बस तो आपके लिए फ्रेम हो गया ना। तो फ्रेम में एक्सेलरेशन, बस अचानक से चलने लगी, तो आपने देखा हो पीछे की तरफ आपको झटका सा लगता है थोड़ा सा, बस अचानक से चलने लगे तो आपको पीछे की तरफ झटका लगता है, तो क्या आपने पीछे को, आपके ऊपर पीछे किसी ने धक्का दिया है आपको? नहीं दिया, वास्तव में तो किसी ने लगाया नहीं वो फोर्स के लगाया है, लेकिन आप उस फोर्स को ऑब्जर्व, जैसे ही बस चलने लगी, बस में एक्सेलरेशन आगे की ओर है, तो ऑब्जर्वर आप हैं, तो आपको
एक फोर्स महसूस हुआ किधर की तरफ, एक्सेलरेशन के अपोजिट, उस फ्रेम के मोशन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक फोर्स ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि आपके ऊपर कोई फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, लेकिन वो फोर्स किसी ने लगाया तो है नहीं, सिंपली ऐसा महसूस हो रहा है आपको, ठीक है क्या नहीं? क्यों? क्योंकि जिस फ्रेम में आप बैठे हो उस फ्रेम में अगर एक्सेलरेशन है तो आप एक ऐसे फोर्स को एक्सपीरियंस करते हो, अनुभव करते हो जो वास्तव में आपके ऊपर किसी ने लगाया नहीं। उस फोर्स को शैडो फोर्स बोलते हैं। पी साइलेंट है बच्चों इसमें, छद्म बल, आभासी बल, या इसको बोलते हैं फिक्टिटियस फोर्स। ऐसा आभास होता है, ऐसा महसूस होता है आपको, वो वाला बल जो वास्तव में किसी बॉडी पर लगाया नहीं गया है, लेकिन उस फ्रेम में, जिस फ्रेम में बॉडी है उस फ्रेम में एक्सीलरेशन होने के कारण वो ऑब्जर्वर उस फोर्स को क्या कर रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे ऊपर कोई फोर्स लगाया है। जैसे आपको बताया बस खड़ी है, आप बैठे हो उस बस में, तो आप कोई झटका महसूस करते हो कि आप पीछे की तरफ या आगे की तरफ? नहीं महसूस करते। क्यों? क्योंकि उस फ्रेम में एक्सेलरेशन नहीं है। अब बस अचानक से चलने लगी, अचानक से, जैसे ही अचानक से चलने लगे तो आपको पीछे की तरफ एक धक्का लगता है, तो क्या आपको किसी ने धक्का दिया? नहीं दिया, लेकिन उस फ्रेम में एक्सेलरेशन होने के कारण आपको ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि आपके ऊपर पीछे की तरफ किसी ने धक्का लगाया है, लेकिन वास्तव में वो फोर्स किसी ने लगाया नहीं है। ऐसा प्रतीत हुआ है आपको उस आभासी बल को जो आपके ऊपर किसी ने लगाया नहीं, जिस फ्रेम में बैठे उस फ्रेम में एक्सेलरेशन होने के कारण आप उस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हो, और वो फोर्स की डायरेक्शन होती है मोशन के अपोजिट, ठीक है ना? एक्सेलरेशन जिधर होगा उसके अपोजिट होगा शैडो फोर्स, और रिटार्डेशन जिधर होता है मेरे बच्चे, शैडो फोर्स उसी डायरेक्शन में होता है। ये दो बात बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। जैसे बस अचानक से चलने लगी तो एक्सेलरेशन आगे, शैडो फोर्स पीछे, तो शैडो फोर्स जो लगता है वो एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है। अब कुछ समय बाद वो बस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगी। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगी, एक्सेलरेशन उसमें है नहीं, तो आप सिंपली बैठे हैं, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, क्योंकि बस का एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। आप बस में बैठे हो तो आपका भी तो एक्सेलरेशन जीरो है, आपकी वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट है, तो कोई फोर्स महसूस नहीं कर रही। चलते चलते बस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, और अचानक से ड्राइवर ने बस में ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। अरे रिटार्डेशन होगा मेरे बच्चे, बस चल रही है और बस में अचानक से कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है और बस में अचानक से ब्रेक लगा दिए, तो चलते समय फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है? रिटार्डेशन है। और जिधर रिटार्डेशन होगा, ब्रेक जैसी लगाया तो आपको धक्का आगे लगता है। तो जिधर रिटार्डेशन होता है शैडो फोर्स उसी डायरेक्शन में महसूस होता है, और जिधर एक्सेलरेशन होता है शैडो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रतीत होता है। जबकि वो फोर्स ऑब्जर्वर पर, मींस आपके ऊपर किसी ने लगाया नहीं है, क्योंकि जिस फ्रेम में बॉडी है, ऑब्जर्वर है, उस फ्रेम में या तो एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो, तो ऑब्जर्वर एक ऐसे फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जो वास्तव में उस पर किसी ने लगाया नहीं। उस फोर्स को बोला जाता है शैडो फोर्स या फिक्टिटियस फोर्स। तुमने देखा हो एक चीज और, जैसे आप बस में बैठे हो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, फिगर बना लो, ये आपको समझ आ जाए, हो सकता है। जैसे ये बस है, हाँ कुणाल जी, आपको क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है ना? बस में बैठे हो, नहीं बैठे तो बस बना लो, ये रही, और इसमें बैठ जाओ आप। ये कोई ऑब्जर्वर बैठा है, ये बस है, और इसमें कुणाल जी बैठे, ये रही। ठीक है मेरे बच्चे, वान्या, ये ऑब्जर्वर, ये बस है, मान जाओ ये बस है, और इसमें आप बैठे हो, आप बैठे हो इस बस में, और बस में तो बैठे हो ना, बस बैठे, बस है, बस में आप बैठे हो, ठीक है ना? और ग्राउंड पर, नीचे जमीन पर एक ऑब्जेक्ट है कोई, मान लो कोई पेड़ खड़ा हुआ है जमीन पर, मान लो ये मान के चलो, और आप बस में बैठे हो, बस चल रही है,
एक्सेलरेशन से। तो आपने कभी देखा हो, देखना जरा, ट्रेन में बैठे हो या बस में बैठे हो और बस चल रही है, ट्रेन चल रही है और बाहर ग्राउंड पर जो पेड़ खड़े हुए हैं, बस आगे जा रही है, उसमें एक्सेलरेशन है, तो आपको ऐसा लगता है वो पेड़ पीछे भाग रहा है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कहां पर? ग्राउंड पर, रेस्ट पर है ये ऑब्जेक्ट। और आप इस बस में बैठे हो, बस चल रही है आगे की तरफ एक्सेलरेशन से, तो आप ऑब्जर्वर आप हो, आप देख रहे हो किसे? इस ऑब्जेक्ट को। बस में बैठ करके या ट्रेन में बैठ करके, बस मान लो इसे या ट्रेन मान लो, और इसमें एक्सेलरेशन है, आप इसमें बैठे हो, आप बाहर जमीन पर खड़े किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, या कोई ट्री है, पेड़ है जमीन पर खड़ा हुआ है और उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जब ऑब्जर्वर आगे की तरफ जा रहा है, इसमें एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो रेस्ट पर, ग्राउंड पर जो ऑब्जेक्ट है ना, रेस्ट पर है, वो ऑब्जेक्ट पीछे भाग रहा है। तो आपको ऐसा लगेगा कि इस ऑब्जेक्ट पर पीछे की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में बैठा है उसमें अगर एक्सेलरेशन हो तो ये ऑब्जर्वर महसूस करेगा कौन सा? सीडो फोर्स और फिक्टिटियस फोर्स, और इसकी डायरेक्शन होती है F बराबर -m × a, मतलब जिधर एक्सेलरेशन है सीडो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में महसूस होता है उसे। जैसे फ्रेम में आप बैठे हो, बस में आप बैठे हो, बस अचानक से चलने लगे, एक्सेलरेशन आगे हो, तो आपको पीछे की तरफ फिक्टिटियस फोर्स प्रतीत होगा। तो जिधर एक्सेलरेशन होगा फिक्टिटियस फोर्स और सीडो फोर्स उसके अपोजिट होगा। ये माइनस लगा दिया है मैंने, क्लियर है? सो द डायरेक्शन ऑफ फिक्टिटियस फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। फिक्टिटियस फोर्स की डायरेक्शन जो होती है ऑब्जर्वर की मोशन के अपोजिट होती है। मैं फिक्टिटियस फोर्स की बात नहीं कर रहा। सीडो फोर्स और फिक्टिटियस फोर्स क्या है? जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर वास्तव में लगाया नहीं है, लेकिन उस फोर्स को जिस फ्रेम में वो ऑब्जर्वर बैठा है उस फ्रेम में एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, तो उस फ्रेम में एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होने के कारण ऑब्जर्वर जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो वास्तव में उस ऑब्जर्वर पर लगाया ही नहीं, उस फोर्स को बोला जाता है सीडो फोर्स या फिक्टिटियस फोर्स। अब ये सीडो फोर्स या फिक्टिटियस फोर्स किस केस में कब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करेगा? हम पढ़ा रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर जरा दो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं बच्चों, बड़ा विशेष ध्यान से देखिएगा आप इनको, बहुत होशियारी से। पहले तो फिगर बना लो ये वाली, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। फर्स्ट केस, जैसे ये कोई रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, पहले मेरे शब्द को नोट करो। ये कोई रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है। टेबल देखिए, टेबल, सर्कस देखा है? ये कोई टेबल है, टेबल बड़ी बना दी है मैंने, फोटो बड़ा बना दिया, इसका फोटो मैंने बड़ा बना दिया है। इस टेबल पर के सेंटर पर मैंने एक रस्सी बांधी हुई है, रस्सी समझते हो, स्ट्रिंग, और इस पर एक ऑब्जेक्ट बांध दिया ये वाला। ये टेबल घूम रही है, अरे घूमती हुई टेबल है बेटा, ये टेबल घूम रही है ऐसे, ये टेबल घूम रही है, और टेबल के सेंटर पर मैंने एक रस्सी से, यहां सेंटर पर रस्सी बांध दी और रस्सी के दूसरे सिरे पर कोई ऑब्जेक्ट बांध दिया ये वाला, और टेबल ऐसे घूम रही है ऐसे। और आप यहां पर जमीन पर खड़े हो, ठीक है नहीं? आप यहां पर ग्राउंड पर खड़े हो, ग्राउंड पर खड़े हो, यहां पर ऑब्जर्वर कहां पर है? ग्राउंड पर है, जमीन पर खड़ा है, और ये इसे देख रहा है। सिंपल सी बात बोल रहा हूं, ये कोई घूमती हुई टेबल है और इसके सेंटर पर एक रस्सी बांध करके इस रस्सी के दूसरे सिरे पर मैंने ऑब्जेक्ट बांध दिया है, और इस घटना को आप देख रहे हो जमीन पर खड़े हुए, ये ऑब्जर्वर है ऑन द ग्राउंड। ऑब्जर्वर कहां पर खड़ा हुआ है? जमीन पर खड़ा है, और ये इसको देख रहा है, किसको? ऑब्जेक्ट को। तो ये क्या कहेगा? इसको क्या दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्किल में घूम रहा है।
ये तो ये लगेगा, इसको तो नहीं, यहाँ पर ग्राउंड से खड़ा होकर के देख रहा है तो ये कहेगा कि ये सर्कल में घूम रहा है, और इस ऑब्जेक्ट पर सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है इसका पोजीशन वेक्टर तो इधर होगा ना, इसको पोजीशन वेक्टर आर कहेंगे। आर का मतलब यहां से यहां तक की ये सर्कुलर पाथ की रेडियस आर बोलेंगे इसे। तो ये ऑब्जर्वर क्या कहेगा कि सेंटर की तरफ इस पर एक फोर्स लग रहा है, और फोर्स कौन सा है, एक्चुअल में इस रस्सी में टेंशन होगा, ये वाली टेंशन जो दिखाई है मैंने ये वाली, और ये टेंशन किसका काम कर रहा है, ये व्यक्ति ये कहेगा कि ये बॉल सर्किल में घूम रही है, और कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में तब घूमता है जब उस ऑब्जेक्ट पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। इस फोर्स को क्या कहेंगे, ये कहेगा कि सर्कुलर मोशन कर रही है ये बॉल या ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है और इस पर सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ऐसा तभी होगा। तो इस पर एक फोर्स है सेंटर की तरफ, सेंटीपिटल फोर्स, और इस फोर्स की डायरेक्शन इस पोजीशन वेक्टर के अपोजिट है। कौन, ये ऑब्जर्वर बोल रहा, कह रहा है, दिख रहा है इसे कि ये बॉल सर्किल में घूम रही है, और कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में तब घूमेगा जब उस पर नेट फोर्स किधर लगे, सेंटर की तरफ। तो सेंटीपिटल फोर्स ये ऑब्जर्वर ये कह रहा है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है क्या कि इस पर सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है, किधर की तरफ, सेंटर की तरफ। माइनस साइन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर बाहर है, आर इधर है और फोर्स इधर है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि बॉडी सर्किल में घूम रही है, तो ये तो यही कहेगा कि सर्कुलर मोशन है इसकी और सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, बस एक फोर्स लग रहा है ये वाला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 है। तो नेट फोर्स क्या है, माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर है और आर की डायरेक्शन इधर है, माइनस इसलिए लगाया है। लेकिन यही घटना ये व्यक्ति ग्राउंड पर खड़ा है, तब ये ग्राउंड पर खड़ा व्यक्ति देख रहा है, तो ये तो कहेगा इस पर सेंटर की तरफ फोर्स है केवल एक, जिसकी वजह से सर्किल में घूम रहा है। हम कह रहे हैं भाई हम क्यों माने सेंटर पर, सेंटर की तरफ फोर्स है। तो एक काम करो, अगर हम इस फोर्स को डिसअपियर कर दें, ये व्यक्ति कह रहा है कि सर्किल में घूम रही है, इस पर केवल सेंटर की तरफ फोर्स है, सेंटीपिटल फोर्स है। हम क्यों माने इस पर सेंटर की तरफ फोर्स है, सेंटीपिटल फोर्स है। हम क्यों माने सेंटर की तरफ फोर्स है, सेंटीपिटल फोर्स है इस पर। क्यों भाई, सेंटीफिकल नहीं, हम क्यों माने हम इसको कि सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, सेंटीपिटल फोर्स है इसी। तो एक काम कर लो, आपने एक बात बोली थी, अगर हम इस फोर्स को डिसअपियर कर दें, इसको हटा दें, ये फोर्स हटाएंगे कैसे बच्चों, इस रस्सी को काट दो, तो ये जमीन पर खड़ा व्यक्ति क्या देखेगा, अगर इस पर सेंटर की तरफ ही फोर्स है, इफ सेंटीपिटल फोर्स इज डिसअपियर, इसका मतलब अगर इस फोर्स को डिसअपियर करने का सेंस है, इस रस्सी को यहां से काट दो। रस्सी को काट देंगे तो क्या देखेगा ये व्यक्ति, इस जगह पर ये बॉडी टेंजेंशियली चली जाएगी, टेंजेंशियल मोशन होगी, टेंजेंशियली उस पॉइंट के टेंजेंशियली डायरेक्शन में फ्लाई कर जाएगी, दूर चली जाएगी, और फाइनली ड्यू टू ग्रेविटी उसका पाथ कैसा होगा, ग्रेविटी। और ऐसा केवल एक ही केस में होगा, कब, जब टुवर्ड्स द सेंटर इस पर फोर्स हो, सेंटीपिटल फोर्स हो। लेकिन सेकंड केस देखिएगा, अगर यही घटना, अगर यही वाली घटना, सेकंड केस देखो, ऑब्जर्वर कहां पर, टेबल पर खड़ा होकर के देखिए, ऑब्जर्वर कहां पर खड़ा हो गया, पहले तो ग्राउंड पर था, ग्राउंड पर खड़े ना होकर के ये ऑब्जर्वर इस टेबल पर खड़ा है। कौन सी टेबल पर, जिस टेबल पर ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, और इसी टेबल पर खड़ा है कौन, ये ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा ना होकर के इस टेबल पर खड़ा हो जाए यहां पर। तो ऑब्जर्वर क्या देखेगा बच्चों, भाई टेबल घूम रही है, ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो इसी टेबल पर ही तो ऑब्जर्वर है, तो ये भी तो घूम रहा है, तो इसको तो ये बॉडी रेस्ट पर दिखाई देगी भाई, इस व्यक्ति को तो दिखाई देगी कि सर्कुलर मोशन कर रही है। लेकिन जो व्यक्ति टेबल पर खड़ा होकर के, टेबल पर ही खड़ा होकर के ऑब्जर्वर इसको देखेगा, तो क्या कहेगा ये ऑब्जर्वर, दिस बॉडी इज एट रेस्ट। ये तो ये कहेगा इस पर नेट फोर्स 0 है। क्यों कहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि इस बॉडी पर दो फोर्स है, एक तो सेंटर की तरफ सेंटीपिटल फोर्स है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि ये रेस्ट पर दिख रही है ना बॉडी, तो ऐसे ही। और इस व्यक्ति को तो ये बॉडी रेस्ट पर दिख रही है, और रेस्ट पर तो तभी दिखेगी जब इस पर नेट फोर्स 0 हो। तो इसका मतलब इस बॉडी पर डेफिनेटली एक तो फोर्स अंदर की तरफ एम वी स्क्वायर बाई आर, और एक फोर्स किधर, बाहर की तरफ
एम वी स्क्वायर बाई आर। जिस फोर्स को आप क्या बोल रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर है, आर की डायरेक्शन में, तो प्लस लिख दिया एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ये अंदर की तरफ है तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिखो, दिया एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखो। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इस फोर्स को और इस फोर्स को जोड़ दो, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। तो ये ऑब्जर्वर क्या कह रहा है, ही विल से दैट द स्टोन इज एट, ये व्यक्ति तो ये कह रहा है कि ये बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, लिख दिया मैंने, ही विल से दैट द स्टोन इज एट रेस्ट। इन दिस केस द pseudo force और fictitious force is the in the circular motion is called centrifugal force। सेंट्रीफ्यूगल क्यों बोला आपने, उसका कारण मैं समझाऊं। देखो, ये व्यक्ति तो कह रहा है कि सर्किल में घूम रही है बॉडी, हम क्यों माने सर्किल में घूम रही है, ये व्यक्ति कह रहा है, कोई बात नहीं है तो एक काम कर लो, रस्सी काट लो तो बॉडी क्या कर जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, और फाइनली पाथ उसका कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगी। और अगर ऑब्जर्वर टेबल पर खड़ा है तो सिंपल सी बात बोल रहा हूं, फिर से बार बार मैं बोल रहा हूं एक ही बात, ये कहेगा कि ये बॉडी रेस्ट पर है, वो इसलिए बोलेगा क्योंकि इसको ऐसा महसूस होगा कि इस पर एक फोर्स तो लग रहा है सेंटर की तरफ, एक लग रहा है बाहर की तरफ। सेंटर की तरफ लगता है उसे बोलते हैं कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल, और जो बाहर की तरफ लग रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल। क्यों बोल रहा है उसका कारण समझा रहा हूं मैं आपको। अब इस केस में ये व्यक्ति तो ये कहेगा क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो बॉडी रेस्ट पर है, होगी रेस्ट पर। तो उसी समय एक काम करो, इस रस्सी को काट दो, तो इस व्यक्ति को क्या दिखेगा ये बताओ। रस्सी को जैसे ही काटोगे तो इस व्यक्ति को क्या कहेगा कि रस्सी को काट देने पर ये व्यक्ति क्या कहेगा कि रस्सी को हमने काटा तो डेफिनेटली ये फोर्स डिसअपियर हो गया, और ये व्यक्ति इस फोर्स को महसूस कर रहा है। तो इस व्यक्ति को ये बॉडी किधर जाती हुई दिखेगी, इस व्यक्ति को ये बॉडी किधर जाती हुई दिखेगी, बाहर की तरफ जाती दिखेगी, ड्यू टू दिस फोर्स। इसका मतलब ये फोर्स वास्तव में जो लगा नहीं है, ऐसा इसको महसूस हो रहा है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर खड़ा होकर के देखेगा इसे और रस्सी काटने पर ये बॉडी बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, जबकि ये फोर्स कोई फोर्स है ही नहीं, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है रस्सी को काटने से सेंटर की तरफ फोर्स तो हट गया, और ये फोर्स लग रहा था, इस फोर्स की वजह से बॉडी किधर चली गई, बाहर की तरफ। तो इस फिक्टिटियस, इस व्यक्ति के लिए ये फिक्टिटियस फोर्स जो है, जबकि वास्तव में ये फोर्स कोई फोर्स ही नहीं है भाई। इस बॉडी पर तो रस्सी में जो टेंशन होगी वही तो सेंटर की तरफ काम करेगा, और तो कोई फोर्स है ही नहीं इस पर। और लेकिन जब ये व्यक्ति इस टेबल पर खड़ा होकर के देखेगा तो ये व्यक्ति कहेगा कि इस पर दो फोर्स है, एक तो सेंटर की तरफ, एक बाहर की तरफ। दो फोर्स क्यों बोल रहा है, ये इसलिए बोल रहा है कि अगर हम रस्सी को काट दें तो ये फोर्स खत्म हो गई, और बॉडी किधर इसको जाती हुई दिखेगी, बाहर की तरफ। तो ये कहेगा कि इस फोर्स के कारण, इस वाले फोर्स के कारण बॉडी बाहर जा रही है। सो दिस fictitious force for this observer will act as centrifugal force। इसीलिए इसको किसका काम करेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस होगा इसको। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है बिल्कुल 1% भी। मैं बात कर रहा हूं बच्चों कॉनिकल पेंडुलम। बच्चों कॉनिकल पेंडुलम तो देखें जरा, कॉनिकल पेंडुलम एक तो होता है बच्चों सिंपल पेंडुलम, एक बात कर रहा हूं मैं कॉनिकल पेंडुलम। जरा इसको नोट करना बच्चों ठीक से। जैसे किसी बॉब को किसी रस्सी से बांधकर, एक तो सिंपल पेंडुलम होता है इस तरह से, जैसे ये बॉब है, इसको रस्सी से बांधा, इसको टू एंड फ्रो, पहले मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, फिर ये वापस यहीं पर आए, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, फिर ये वापस यहीं आए। तो ये मोशन इसकी कौन सी होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल पेंडुलम कहलाता है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर कौन से पेंडुलम की, कॉनिकल पेंडुलम की। कॉनिकल पेंडुलम का मतलब कोन शेप में मोशन करें। जैसे ये कोई बॉडी है बॉब, और इसको हम रस्सी से बांधकर, या ध्यान से सुनना, और इस तरह से मोशन करें,
ठीक है ना। ये है बॉब, ये स्ट्रिंग, और ऐसे इस तरह से ऐसे हम ना करें, ऐसे ना करें, ऐसे 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 इस तरह से, ठीक है ना। ये कोनिकल पेंडुलम कहलाता है। तो कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा? जैसे बॉब यहां पर है, ये स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स, इसको मैं F कह दूं, इस वाली टेंशन को F कह दूं, वर्टिकल से एंगल थीटा है। यहां पर इस बॉब का जो वेट है mg, ये डाउनवर्ड mg। इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर लो, एक तो ये कौन सा है, F cos थीटा, ये एंगल थीटा है, और ये कंपोनेंट कौन सा है, सेंटर की तरफ F sin थीटा। कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस टेंशन फोर्स F cos थीटा बैलेंस द वेट ऑफ द बॉब। तो यहां पर F cos थीटा तो किसको बैलेंस कर लेगा, F cos थीटा इक्वल टू F cos थीटा इक्वल टू होगा mg के। इसको नंबर डाल दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड फोर्स F sin थीटा विल एक्ट टुवर्ड द सेंटर। तो इस बॉब की इस सर्कुलर मोशन के लिए ये जो फोर्स है F sin थीटा प्रोवाइड कराएगा क्या, इसको सर्कुलर मोशन के लिए सेंटीपिटल फोर्स। तो F sin थीटा इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स इसका क्या होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चों। ओमेगा स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि ओमेगा बराबर में 2 पाई टी लिख लूंगा, क्यों, टाइम पीरियड मुझे निकालना है इसका। आर क्या चीज है, ये आर इस सर्कुलर पाथ की रेडियस है इसकी। तो एक काम करो, इस वाले फिगर को, इतना हिस्सा, इस स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है, एल, इस वाली स्ट्रिंग की लंबाई एल है। तो ये वाला पार्ट मैं इसमें से अलग कर रहा हूं, यहां पर ये वाला हिस्सा, इसकी ये वाली लंबाई कितनी है, एल है, ये एंगल कितना है, थीटा, ये डिस्टेंस क्या है, इसकी रेडियस है आर। हमको स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है बच्चों, ये लंबाई गिवन है, ये स्ट्रिंग की लंबाई, ये लेंथ गिवन है। तो हमें चाहिए ये रेडियस आर की वैल्यू चाहिए मुझे, ये आर चाहिए। तो इस एक काम करो, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल तो 90 है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या चाहिए, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, आर अपॉन एल इक्वल टू क्या बन गया, साइन थीटा। तो आर बराबर क्या हो गया, यहां से आर बराबर हो गया एल साइन थीटा। तो इस आर की जगह पर ये वाली वैल्यू इस आर की जगह पर लिख दो। तो फॉर्मूला बन गया एफ साइन थीटा इक्वल टू एम, इस आर की जगह पर क्या लिख दूं, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। तो देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो यहां से क्या बचा, एफ इक्वल टू एम इंटू एल, एम एल ओमेगा स्क्वायर। ये नंबर डाल दो, इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज द फर्स्ट। मुझे टाइम पीरियड निकालना है बच्चों, तो एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दो। फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाई सेकंड, तो एफ कॉस थीटा को एफ से डिवाइड करो, तो एफ कैंसिल हो गया, ये तो बचेगा इधर कॉस थीटा, इधर से एम जी अपॉन एम एल ओमेगा स्क्वायर, एम से एम कैंसिल कर दो, तो इधर से क्या बचेगा, जी अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। कॉस थीटा को यहां ले जाओ, ओमेगा स्क्वायर को यहां ले आओ, ओमेगा स्क्वायर बराबर जी अपॉन एल कॉस थीटा, ठीक है। ओमेगा की जगह पर क्या लिख दूं, 2 पाई बाई टी, इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट लो, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। ओमेगा की जगह पर लिख दो 2 पाई बाई टी, यहां पर 2 पाई बाई टी लिखोगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल आएगा, टी बराबर रूट टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। यहां तक क्लियर है, देख लो, यहां पर देख लो, मैंने इस फोर्स को, टेंशन फोर्स को यहां पर मैंने क्या कह दिया है, T1 कह दिया है, कोई बात नहीं है। दिस टेंशन फोर्स कैन रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट T cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T1 sin थीटा।
ये कंपोनेंट बराबर इसके हो गया, T1 cos थीटा बराबर mg और T1 sin थीटा x टुवर्ड द सेंटर. सो दिस फोर्स विल एक्ट एज द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड फॉर सर्कुलर मोशन. ये वाला फोर्स तो वेट को बैलेंस कर दिया. T1 cos थीटा बराबर तो mg हो गया, ये रहा, ये बराबर तो इसके हो गया. ये किधर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है. ये वाला फोर्स, ये फोर्स क्या प्रोवाइड कराएगा, इसकी सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स देगा. तो T1 sin थीटा बराबर mr ओमेगा स्क्वायर. इस r की जगह पर हमने क्या लिख दिया है, इस r की जगह पर L sin थीटा लिख दिया है. r की जगह पर, इस r की जगह पर ये रेडियस है इस वाले पाथ की, इस सर्कुलर पाथ की ये रेडियस है, ये r है, ये L है. r अपॉन L बराबर क्या होता है, साइन थीटा. तो r बराबर L sin थीटा. तो इस r की जगह पर क्या लिख दिया है, L sin थीटा. इस साइन से साइन कट गया, तो T1 बराबर ml ओमेगा स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये सेकंड. इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो इक्वेशन सेकंड से, तो यहां से T1 से T1 कट गया, तो यहां बचेगा cos थीटा. यहां पर m से m कट गया, ये m कट गया, ये m से ये m कट जाएगा. तो यहां पर बचेगा g और यहां पर बचेगा, इस जगह पर बचेगा L ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा स्क्वायर को यहां ले लिया और cos थीटा को यहां ले लिया, उसका रूट ले लिया, तो ओमेगा बराबर रूट g अपॉन L cos थीटा. और ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई t. तो टाइम पीरियड आ गया 2, ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टी बराबर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा. 2 पाई को यहां ले लो या उल्टा करके 2 पाई को इधर ले लो, तो टी की वैल्यू निकाल लो. तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी. क्लियर है. अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों. ये रहा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है आपका और मैंने सॉल्व नहीं किया है, डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है. The bob of mass m of a simple pendulum of length L is displaced through 90 degree from its mean position and then released. Calculate the speed of the bob and the tension in thread when the bob passes through the mean position. ये कह रहा है कोई सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है और इसको 90 डिग्री से यहां से 90 डिग्री से डिस्प्लेस किया. तो इस बॉब को हमने यहां ले गए, यहां पर कितने डिग्री से डिस्प्लेस हो गया, ये 90 डिग्री से. ऐसे ये एंगल 90 है, यहां ले जाकर के यहां से छोड़ दिया, यहां ले जाकर के इसको डिस्प्लेस किया यहां से यहां तक 90 डिग्री से. तो यहां पर ले जाकर के इसको यहां से रिलीज कर दिया. तो इस जगह पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0. इस स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है, ये वाली L. जैसे ही यहां से छोड़ोगे, छोड़ते ही जब ये मीन पोजीशन पर पहुंचेगा, यहां पर लोएस्ट पॉइंट पर, तो ये पूछा है यहां पर जाकर के इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, ये पूछा है उसने. जब यहां से छोड़ोगे यहां पर पहुंचेगी बॉडी, तो इस बॉडी का, इस वाले बॉब का वेट किधर होगा, डाउनवर्ड. टेंशन किधर होगी, ऊपर. ये पूछा है. मेरे ख्याल से ये कौन सा पाथ हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया. जब ऑब्जेक्ट कहां से, ए से चल करके बॉटम बी पर पहुंचा, तो यहां पर देखो जरा गौर से, इस बॉब पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो टेंशन और एक वेट. और ये जो फोर्स लग रहा है ये टुवर्ड द सेंटर है, सर्कुलर पाथ का सेंटर है इधर. तो ये वाला फोर्स टेंशन टी ज्यादा होगा किससे, mg से. तो इस पॉइंट बी पर, इस पर नेट फोर्स कितना होगा, T माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r. अब एक प्रॉब्लम है कि इस जगह पर वेलोसिटी कितनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0. इस पॉइंट बी पर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और इसके करॉस्पोंडेंस ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो हाइट कहलाएगी ना, L के बराबर ये वाली. तो लगा दो, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी पता करनी है और हाइट पता है, और यहां से यहां तक बॉडी चल रही है, तो रिलेशन कौन सा लगाएगा, v स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u स्क्वायर प्लस 2as. v पता करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 2 अंडर ग्रेविटी मोशन है, g s की जगह पर क्या लिख दूंगा, l. ठीक है. तो वेलोसिटी आ गई कहां पर, मीन पोजीशन पर 2gl. ये तो वेलोसिटी आ गई इस जगह पर 2gl, और इस वैल्यू को हटा करके यहां लिख दो,
तो टेंशन निकल आएगी T माइनस एम जी इक्वल टू एम अपॉन आर की जगह पर क्या लिख दूंगा एल, और वी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखूंगा 2GL। एक एल से एल कैंसिल हो गया, 2mg और 1mg ये रहा, ये से mg को उधर ले जाओ तो mg प्लस 2mg ये रिजल्ट आ गया 3mg। ये बात क्लियर है। The bob of a simple pendulum of length L is displaced through 90 degree from its mean position and then released. Calculate the speed of the bob and the tension in the thread when the bob passes from mean position. mean position से जब पास होगा यहां से तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये रही रिजल्ट। और मीन पोजीशन पर स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, टेंशन किधर है सेंटर की तरफ, वेट किधर है डाउनवर्ड। सेंटर की तरफ फोर्स जो लगते हैं सर्कुलर मोशन में वो हमेशा बड़े होते हैं। तो इस पॉइंट पर नेट फोर्स कितना हो गया T माइनस एम जी बराबर इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा mv स्क्वायर बाई आर, और आर की जगह पर क्या लिख दूंगा L, और v स्क्वायर यहां से उठा दिया, ये लगा दिया, टेंशन निकल आई। नोट कर लो इसे, चैप्टर इज फिनिश। नोट कर लीजिए, इसके क्वेश्चंस मैं डिस्कस कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा मैं आपको। नोट कर लिया, वेरी गुड। वीडियो देखते रहो, पढ़ते रहो इसे, ठीक है।